मुझे लगता है पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज था। कोरोना एक नया वायरस था। पूरी दुनिया को नहीं पता था कि ये कैसे बिहेव करता है। कोई कहता था 10 दिन में खत्म हो जाता है, कोई कहता था 14 दिन में खत्म। अभी भी किसी को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। हम देखते हैं कि कोई माइल्ड पेशेंट है जिसको कोई सिम्टम्स नहीं होते, और कई कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 4-4 महीने तक लंग्स के अंदर वो पैच रह जाता है। तो अभी भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को नहीं है। अभी भी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली हम लोग भी स्टडी करते रहते हैं और अकॉर्डिंगली वी रिएक्ट टू दैट। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इसका जो इन्फेक्शन का रेट है, इतनी तेजी से बढ़ता है ये, इतनी तेजी से बढ़ता है ये कि अगर आप कॉन्स्टेंटली 24 घंटे इफ यू आर नॉट ऑन योर टोज, देन सडनली यू विल फाइंड दैट योर स्ट्रक्चर कोलैप्सेस। तो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द टोज। एक चीज है, दो चीजें हैं, एक तो है कोरोना का फैलना, इन्फेक्शन को रोकने की जरूरत है, और दूसरा है उसका मैनेजमेंट कि कोरोना के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन लोगों को अच्छा इलाज मिले। अगर आपने दोनों के ऊपर लगातार नजर रख के अच्छे से इसको मैनेज नहीं किया तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जो मैंने कहा कि कई सारे कंट्रीज को के एग्जांपल्स जो देखने को मिले, जब हमने उन कंट्रीज के एग्जांपल्स देखे तब हमने रियलाइज किया कि अगर ये सारे के सारे पेशेंट्स हमारे अस्पतालों में आने लग गए तो हमारे अस्पताल केटर नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आज 43,000 पेशेंट्स हैं, इसमें से 25,000 पेशेंट्स जो हैं वो माइल्ड पेशेंट्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। अगर हमने होम आइसोलेशन नहीं किया होता, ये सारे पेशेंट्स आज हॉस्पिटल के अंदर होते और हॉस्पिटल के बेड्स ऑक्यूपाई किए हुए होते। फिर आप सोच के देखिए कि अगर कोई सीरियस पेशेंट आता, उसको बेड नहीं मिलता, उसको आईसीयू नहीं मिलता, उसकी बाहर डेथ हो जाती। तो आप डेथ्स को भी काफी हद तक कंट्रोल कर पाए बिकॉज वी वर एबल टू मैनेज आवर एंटायर स्ट्रक्चर इन अ प्रॉपर मैनर। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं, पर इसके बारे में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होगा वो तो शायद केंद्र सरकार बनाएगी। इफ दे आस्क फॉर आवर सजेशंस, तो मैं ये समझूंगा कि इसमें वीआईपी और नॉन वीआईपी कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। एवरीवन इज इक्वल, हर एक की जिंदगी इंपॉर्टेंट है और हर एक आदमी बराबर है। इसमें हमें अलग अलग किस्म से करना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों को वैक्सीन दे दिया जाए ताकि वो ज़्यादा हिम्मत के साथ सामने आके जो अभी भी हिम्मत कर रहे हैं वो बेचारे काम कर सकें। उसके बाद जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मे बी द सीनियर सिटीजन्स, उसके बाद जो कोमोबिडिटी वाले हैं उनको, तो इस तरह से अगर कैटेगरी बनाई जाए विच इज़ मोर टेक्निकल इन नेचर rather than political in nature, I think that would be, I would prefer that. Okay, अरविंद जी, कोविड पे मेरा आखिरी सवाल, एक हम लोग चाह रहे थे बहुत टाइम से कि दिल्ली में थोड़ा ग्रैन्युलर डेटा अवेलेबल हो कोरोना वायरस के बारे में पब्लिक के लिए, किस एरियाज में हो रहा है, वार्ड डिस्ट्रीब्यूशन. No, we don't want, I mean, people are not asking for addresses of people, especially with the stigma and all, जो अब तो खैर पहले से बहुत कम हो गया. आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हम थोड़ा जैसे एक मैप बना के दे दें कि these are the areas जहाँ पे ज्यादा है, so that people over there can understand that there's a problem here in these markets, in these areas, we should start taking some precautions. आपका सबसे बड़ा आपके सामने तो कंटेनमेंट जोन्स हैं। जो कंटेनमेंट जोन्स, ऑलमोस्ट 4,000 कंटेनमेंट जोन्स आज दिल्ली के अंदर हैं। तो जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो एक तरह के हॉटस्पॉट्स हैं और उन्हीं को हमें कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा। तो वो आपके पास सबसे अच्छा डेटा है, वो उससे ज़्यादा ग्रैनुअल डेटा और कौन सा हो सकता है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो डेटा इज अवेलेबल, आई कैन पुट यू इन टच विद आवर ऑफिसर्स, दे विल गिव यू द डेटा. And are you thinking of making this publicly available as well? Isn't it already public कि किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ ज्यादा केसेस हैं, ये आपके पास नहीं है क्या? नहीं, ये a lot of times we actually want to know, and I think the people want to know, and we keep getting asked this. अगर नहीं है तो इसको we will make it public. एक सवाल ऑडियंस से भी आया है, मैं आपसे पूछने वाला था. If cases increase, is there any chance of a lockdown or a curfew? देखिए, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बता देता हूँ. लॉकडाउन से
कोरोना खत्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना समाप्त नहीं होता, एंड नहीं होता। लॉकडाउन क्या अचीव करता है? लॉकडाउन ये अचीव करता है कि कोरोना को डिले कर देता है। जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, जिस दिन लोग निकलेंगे, फिर से केसेस बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हर एक सरकार को अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एसेस करने की जरूरत है। अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करने की दिशा में जा रहा है, मान लीजिए मेरे बेड्स खत्म होने वाले हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मान लीजिए मुझे लगता है कि अब मेरे पास बेड्स नहीं बचे हैं, मुझे लॉकडाउन इम्पोज कर देना चाहिए। लॉकडाउन मान लीजिए 10 दिन का, 15 दिन का मैं लॉकडाउन करता हूं, उस दौरान मैं अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने का मुझे टाइम मिल जाएगा। मैं और बेड बढ़ा लूंगा, मैं बाईपैप मशीन खरीद लूंगा, मैं वेंटिलेटर्स खरीद लूंगा, मेरे को जो जो चीज चाहिए मैं वो खरीद के ऑक्सीजन लाइंस लगा लूंगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद लूंगा, जो जो मुझे चाहिए वो सारा खरीदने के बाद मैं और बेड्स इंक्रीज करने के बाद फिर लॉकडाउन खत्म कर दूंगा, एंड देन आई विल बी प्रिपेयर्ड टू फेस मोर केसेस। लॉकडाउन खत्म करोगे, केसेस बढ़ेंगे। तो इसीलिए लॉकडाउन हमारे सामने दो चैलेंज हैं। एक चैलेंज है कि हमें कोरोना को फेस करना है, और दूसरा चैलेंज है हमें इकोनॉमी को बचा के रखना है। लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग किसी तरह से अपनी 2 जून की रोटी चला रहे हैं। अगर हमने एक और लॉकडाउन कर दिया बिना सोचे समझे, एक हेस्टी रिएक्शन में, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तो ये बहुत वो है। मेरा ये कहना है कि अगर जिस दिन अभी फिलहाल दिल्ली में 7,500 बेड अवेलेबल हैं, दिल्ली में आईसीयू बेड्स हम अगले 2-3 दिन के अंदर 1,500 तक, 1000 से 1,500 कर देंगे। उसके बाद अभी हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ठीक ठाक हैं। अभी मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन की जरूरत है। जरूरत पड़ेगी।